तो हम वी वर डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, H पॉजिटिव आइंस होते हैं। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है तो मैट्रिक्स से हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन आइंस को हम पंप करा के इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में बुला लेते हैं। मैट्रिक्स के अंदर से हम हाइड्रोजन आइंस को पंप करा के इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में बुला लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर अब हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन, ठीक है, वापस इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आइंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है उस दौरान क्या होता है कि मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आइंस को हम पंप करा के इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में ले आते हैं। ठीक है, अब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से दोबारा मैट्रिक्स में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? इनर मेम्ब्रेन इजाज़त ही नहीं देती, परमेबल ही नहीं है हाइड्रोजन आइंस इनर मेम्ब्रेन उसके इनर मेम्ब्रेन के। तो होता क्या है कि इनर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आइंस जमा हो जाते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन आइंस जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि अब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाते हैं और फिर जब हमारे पास एटीपी फॉर्मेशन होती है तो फिर दोबारा हमारे पास थ्रू द चैनल हाइड्रोजन आइंस दोबारा इनर मेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। वो मैं डिस्कस करूंगा पूरा, लेकिन एक चीज़ बता रहा था कि मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आइंस होते हैं, वहाँ से हमारे पास इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में जाते हैं, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस से थ्रू द चैनल वापस हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर डिस्कसिंग इट हमें थोड़ी सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट वो डिस्कस करनी है। मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स 1 को अगर हम देखें, कॉम्प्लेक्स 1, अब कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, इसमें हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स 1 को हम कहते हैं NADH2 इसको हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस भी कह लो, डिहाइड्रोजिनेस इसके अंदर होता है। ठीक है, मैं सारे इसमें लिख के बताता हूँ। इसके अंदर फिर आयरन, अच्छा सॉरी मैंने लिख दिया है, एक सेकंड, सॉरी यार मेरी प्रॉब्लम हो गई थी। इसको हम कहते हैं NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस। ठीक है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम कॉम्प्लेक्सेस को देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इसको हम कहते हैं NADH को Q रिडक्टेस। अभी समझ ही नहीं आएगा क्या चीज़ थी ये, पता नहीं किस बला का नाम है। पहला कॉम्प्लेक्स ये, देखिए पहला कॉम्प्लेक्स ये, इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हमें रिएक्शन देखना है कि क्या क्या होता है, फिर आपको ये नाम समझ में आएगा। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास साइटोसोल था, साइटोसोल होता है सेल का साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल में क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस। ये सेल है, सेल के अंदर हमारे पास क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस से क्या प्रोड्यूस होता है, NADH2। अब ये जो NADH2 होता है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो आ गया, चलो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। ठीक है, ऐसे तो नहीं आता, खैर डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू आता है। ठीक है, अब जब ये हमारे पास किसी भी तरीके से हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा, देयर आर शटल सिस्टम जिसके थ्रू हमारे पास NADH2 आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करना। अभी सिर्फ चीज़ क्या करनी है कि कॉम्प्लेक्स 1 पे रिएक्शन क्या होता है। अब NADH2 जो है जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ जाएगा, यानी कि इनर मेम्ब्रेन पे आ जाएगा, तो अब क्या होगा, अब हमें इस NADH2 से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स खींचने ताकि हम एनर्जी बना सकें। अब NADH2 इसको अभी हमें क्या करना है, इसमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को खींचना है, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को क्या करना है, खींचना है। तो हमारे पास एंजाइम कौन सा आएगा, NADH2 रिडक्ट वो डिहाइड्रोजिनेस, NADH2 डिहाइड्रोजिनेस यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन आइन प्लस इलेक्ट्रॉन आइंस खींच ले। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस क्या, ऐसा एंजाइम जो कि हाइड्रोजन आइंस को और इलेक्ट्रॉन आइंस को किसी सबस्ट्रेट में से खींच ले। ठीक है, अब NADH हमारे पास सबस्ट्रेट है, NADH2 क्या है, सबस्ट्रेट है। अब इसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, एंजाइम एक्ट करेगा भाई NADH2 डिहाइड्रोजिनेस।
कौन सा एंजाइम ऐड करेगा, NADH2 डिहाइड्रोजिनेस। ये क्या कराएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और हाइड्रोजन्स को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन किसके, NADH2 के ले लेगा। भाई इसने ले लिए, इलेक्ट्रॉन भी ले लिए दोनों, और दोनों हाइड्रोजन भी ले लिए। जाहिर सी बात है अपने पास तो नहीं रखेगा, कॉमन सी बात है अपने पास तो नहीं रखेगा ना, किसी को देगा। तो ये किसको देता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। किसको देता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये भी हमारे पास क्या होता है, ये कोएंजाइम होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकता है। जब इसने FMN को दिया, ठीक है, तो अब FMN किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH2। FMN अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, FMN क्या हो रहा है हमारे पास, रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भी आ गए इसके अंदर। अब ये क्या होंगे, FMNH2, ये हमारे पास क्या कराएगा, ये हमारे पास अपना जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो इसके अंदर अभी आए, उसके अंदर अब हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आइंस को खींचने भी हैं। तो आयरन सल्फाइड जो है, ये हमारे पास क्लस्टर्ड हुए हुए होते हैं। ये आयरन सल्फाइड क्या होते हैं, क्लस्टर्ड फॉर्म में होते हैं। किसके ऊपर, एक हमारे पास कोएंजाइम Q, ये एक मिसनोमर है, याद रखना, कोएंजाइम Q। ये कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम सारे प्रोटीनियस होते हैं, लेकिन ये कोएंजाइम Q प्रोटीनियस नहीं है, एक्सेप्ट, ये लिपिड में बात लिखी थी, कोएंजाइम Q एक्सेप्ट, बाकी जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे प्रोटीनियस हैं। ये कोएंजाइम Q क्या है, ये हमारे पास ना प्रोटीनियस नहीं, ये हमारे पास क्या है, एक लिपोफिलिक सब्सटेंस है, जो कि कहाँ से आता है, यूबिक्विटोन से आता है। यूबिक्विटोन का मतलब ये यूबिक्विनॉन, ये कोएंजाइम Q कहाँ से आता है, यूबिक्विनॉन से आता है। ये क्या है भाई, एक लिपिड सब्सटेंस का डेरिवेटिव है, ठीक है, यूबिक्विनॉन से आता है। अब यूबिक्विनॉन कहाँ से वर्ड ड्राइव हुआ है, ये ड्राइव हुआ है यूबिक्विटोस से, यूबिक्विटोस। और इस यूबिक्विटोस का क्या मतलब है, हर जगह मौजूद। तो ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस सब में आगे पीछे फ्लक्चुएट कर सकता है। जैसे अभी मैंने इनर मेम्ब्रेन के अंदर इसको रखा है ना, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक, ये यहाँ से मेम्ब्रेन से निकल के मैट्रिक्स में भी आ सकता है, मूव कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, ठीक हो गया। तो हमने क्या देखा कि आयरन सल्फाइड में बता रहा था कि FMNH2 से अब इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन किसकी तरफ जाएंगे, आयरन सल्फाइड पे। आयरन सल्फाइड जो होता है, ये हमारे पास क्लस्टर्ड हुआ होता है इस कोएंजाइम Q के ऊपर। किसके ऊपर वो हुआ होता है, क्लस्टर्ड कोएंजाइम Q पे। कोएंजाइम Q भले इस कॉम्प्लेक्स के बाहर है, लेकिन इसकी जो है वी कैन से कि कुछ डेरिवेटिव इस कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब आयरन सल्फाइड क्या कराएगा कि वो हमारे पास FMNH2 से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ले लेगा और किसको दे देगा, कोएंजाइम Q को, ठीक है, किसको दे देगा, कोएंजाइम Q को। तो अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स 1 का नाम पढ़ें, NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, यानी कि NADH से लेके कोएंजाइम Q को रिड्यूस करवाने वाला ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि NADH से लेके कोएंजाइम Q को रिड्यूस करवाए, ठीक है। कोएंजाइम NADH को Q रिडक्टेज का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि NADH से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को लेके थ्रू वेरियस स्टेप्स वो कोएंजाइम Q को रिड्यूस और है ना वो हाइड्रोजनेट करवा दे, ठीक है। अब इस प्रोसीजर के दौरान होगा क्या, एक सेकंड मतलब पॉज करना, बस छोड़ दो। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर अब हमारे पास होगा क्या, अब होगा ये कि चलो ये चीज़ जो अब होगा क्या, ये मैं आपको है ना थोड़ा सा कहता ना कि मूवी में ट्रेलर दो, थोड़ा सा मैं आपको उसके बाद बताऊंगा, इस ये प्रोसेस होने के बाद, ठीक हो गया भाई। पहला कॉम्प्लेक्स से हमारे पास क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन किसकी तरफ आ गए, कोएंजाइम Q के ऊपर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कौन सा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2, इस कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है कि एक हमारे पास प्रोडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं सक्सिनेट। ये एक हमारे पास इंटरमीडिएट होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास चल रही होती है, उसमें ये हमारे पास क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक। अब इस इंटरमीडिएट से हमारे पास क्या होता है कि इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का बेटा क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो सक्सिनेट को डिहाइड्रोजिनेस कराएगा, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन आइंस एंड इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा,
ले लेगा। तो सक्सीनेट खुद कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर, ठीक है। और अब ये जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज ने एंजाइम्स ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लिए, अब ये एंजाइम खुद तो नहीं रखता ये चीज़ें, ये किसी और को देगा। किसको देगा, ये देगा FAD को। किसको देगा, FAD, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। FAD क्या है, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है भाई, ये हमारे पास है ना विटामिन बी, वो जो नहीं होता राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 उसमें से आया हुआ, राइबोफ्लेविन में से आया हुआ फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा भाई, FAD को। तो FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 के अंदर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स जो है, ये सारा का सारा रिएक्शन हमारे पास TCA साइकिल किसके अंदर चल रही होती है, मैट्रिक्स के अंदर। मैंने पहले भी बताया था कि TCA साइकिल कहाँ चल रही होती है, मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन मैट्रिक्स का जो ये वाला जो स्टेप है, ये हमारे पास कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। TCA साइकिल के सारे स्टेप्स कहाँ पे, मैट्रिक्स में। लेकिन ये वाला जो स्टेप है, ये वाली जो सक्सीनेट की कन्वर्जन फ्यूमेरिक एसिड, सक्सीनेट की कन्वर्जन फ्यूमेरिक एसिड तो हमारे पास मैट्रिक्स में हो जाएगी भाई। फ्यूमेरिक एसिड जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स में आ गई, लेकिन एंजाइम जो है वो हमारे पास इनर मेम्ब्रेनस स्पेस पे लोकेटेड होगा। अब कैसे भाई, ये मैट्रिक्स है, समझा, ये क्या, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या है, सक्सीनेट, ठीक है। अब इसमें से एंजाइम ने क्या करे, एंजाइम ने हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए और वो किसको दे दिए, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर। प्रोडक्ट इस रिएक्शन का फ्यूमेरिक एसिड वो हमारे पास मैट्रिक्स में ही रह गया। अब 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर आ गए भाई, आ गए। अब आने के बाद इसने क्या हुआ कि ये 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, FAD को। FAD से हमारे पास क्या बन गया, FADH2 जो है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कोएंजाइम Q को। दोनों कॉम्प्लेक्स की बारी हो गई, चलो भाई आगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर क्या होता है, साइटोक्रोम B1, साइटोक्रोम C1, ठीक है। अब मसला सारा ये आ गया कि यार अब ये 2 नए कौन से अजीब सी चीज़ें आ गई, ये साइटोक्रोम क्या है, ठीक है। साइटोक्रोम बेसिकली, साइटोक्रोम हमारे पास क्या है, इट इज़ कोएंजाइम। साइटोक्रोम भी क्या है, कोएंजाइम, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। ये हमारे पास क्या है, हीम कंटेनिंग प्रोटीन। हमें पता है यार, हीम कंटेनिंग एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। तो क्या हेमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एक जैसा, नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग है। साइटोक्रोम और हेमोग्लोबिन में थोड़ी सी चेंजिंग है। अगर हम हेमोग्लोबिन में खाली हीम का स्ट्रक्चर देखें, हेमोग्लोबिन किससे बना होता है भाई, 4 हीम 1 प्रोटीन, 4 हीम 1 प्रोटीन, 4 हीम 1 प्रोटीन, ठीक है। ये हमारे पास एक हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। उसमें भी जो हमारे पास हीम स्ट्रक्चर जो होता है, हीम ये वाला स्ट्रक्चर अगर हमारे पास हम देखें हीम का, तो हीम के हमारे पास सेंटर में आयरन होता है, बाकी 4 साइड पे पायरोल रिंग्स अटैच होता है, पायरोल रिंग्स, और फिर हमारे पास प्रोटीन चेन। एक हीम को अगर हम देखें, ठीक, खाली हीम को, हीम के स्ट्रक्चर में प्रोटीन चेन नहीं होती। अगर हम हीम पॉकेट कह रहे हैं तो उसके अंदर है ना प्रोटीन चेन आ जाती है, ठीक है। सो बेसिकली हेमोग्लोबिन किससे बना होता है, 4 हीम पॉकेट से, और हर एक हीम पॉकेट में क्या होता है, 4 पायरोल रिंग, और हर 4 हेमोग्लोबिन किससे बना होता है, हीम पॉकेट से। हीम पॉकेट्स के अंदर क्या होता है, एक हीम, उसके साथ अटैच हुई हुई एक प्रोटीन चेन, ठीक, और ऐसे 4 हीम पॉकेट्स, एक हेमोग्लोबिन बनता है। तो साइटोक्रोम में क्या होता है कि ना तो ये प्रोटीन चेन इस टाइप की होती है, उसमें सिर्फ क्या होता है, हीम होता है। उसमें क्या होता है, हीम में भी जो हमारे पास वो होता है हेमोग्लोबिन, उसमें आयरन की एक ही स्टेट रहती है जिसको हम कहते हैं Fe2+। ये स्टेट हमारे पास किसकी रहती है, हेमोग्लोबिन के अंदर, हेमोग्लोबिन में जो हीम मौजूद है उसमें जो आयरन है उसकी, ठीक है। हेमोग्लोबिन में क्या है, हीम में जो क्या है, आयरन है, उसकी ये स्टेट रहती है, चेंज नहीं होती। अगर चेंज हो जाती है तो फिर वो एबनॉर्मेलिटी कहलाती है। जैसे भाई Fe2+ से Fe3+ हो जाए, इसको हम कहते हैं मेट हेमोग्लोबिन। तो ये क्या है, ये डेंजरस है, नुकसानदेह। लेकिन साइटोक्रोम और हेमोग्लोबिन में फ़र्क इस चीज़ का है कि इन साइटोक्रोम वेयर देयर इज हीम ग्रुप, और उस हीम ग्रुप में जो आयरन है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, वो 3+2+ होता रहता है, ठीक हो गया। अब हमें ये समझ में आ गया कि भाई साइटोक्रोम क्या है। साइटोक्रोम क्या है भाई, एक कोएंजाइम है, प्रोटीन है, जो कि क्या कर, अच्छा प्रोटीन होता है
कोएंजाइम एक्चुअली क्या है, एंजाइम है। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स के अंदर साइड में क्या लगा हुआ होता है, कोएंजाइम, ठीक है। प्रोटीन से ही हमारे पास एंजाइम बनते हैं और एंजाइम के साथ में क्या अटैच होते हैं, कोएंजाइम्स, ठीक है। तो साइटोक्रोम भी बेसिकली क्या है, एक प्रोटीनियस कोएंजाइम है, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, हीम मौजूद है, ठीक है। साइटोक्रोम में क्या मौजूद है, हीम। हीम के सेंटर में क्या होता है, आयरन, ठीक हो गया। अब साइटोक्रोम की बेसिकली हमारे पास काफ़ी टाइप्स होती हैं। साइटोक्रोम ए बी सी, तीन तीन टाइप्स हैं, ए बी सी। अब किसने डिफाइन किया भाई, जो ये रेज एब्जॉर्ब करते हैं ना, एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न, कितनी रेज पे ये हमारे पास ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं भाई, जो वो होता है हमारे पास, जो वेवलेंथ का जो ग्राफ होता है पूरा, कि इतने एंगस्ट्रॉम वाली रेज है, इतने एंगस्ट्रॉम वाली रेज है, इतने एंगस्ट्रॉम वाली रेज है, ठीक है। अब वो रेज तो मुझे पर्टिकुलरली अभी याद नहीं आ रही, ठीक है। एक विजिबल रीजन होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन वगैरह पे होता है। तो जो रीजन्स होते हैं, सपोज करो इसने अल्ट्रा वायलेट रीजन पे लाइट रेज रीअब्जॉर्ब की, इसने विजिबल रीजन पे, इसने है ना वो जो बाहर वाला अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है उस पर। तो बेसिकली ये हम है ना लाइट रे डायफ्रैक्शन की बेस पे इनको क्लासीफाई करते हैं। उसमें भी फिर इनकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। ए की आती है A1 और A3, बी की आती है खाली B1, साइटोक्रोम सी की आती है C1 और C2, ठीक हो गया। उसमें से भी अभी जो हमें जो कंसर्न है, हमें हमारे पास इनसे कंसर्न है, ठीक है। इनसे हमारा कंसर्न है। अब कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है भाई, कोएंजाइम क्यू तक तो हमारे पास दोनों जगह से हाइड्रोजन भी पहुंच रहे थे, दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन भी पहुंच रहे थे। कोएंजाइम क्यू में हमारे पास क्या था कि हाइड्रोजन भी पहुंच रहा था और इलेक्ट्रॉन भी पहुंच रहा था, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये चीज़ है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, अब खाली वहाँ पर आगे जो है वो क्या चीज़ जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगी। वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, कोएंजाइम क्यों क्या इसका वो मिलाद करेगा क्या, सॉरी मतलब क्या पार्टी वार्टी करेगा क्या उन हाइड्रोजन आइंस की। तो वो क्या करता है, वो नीचे मैट्रिक्स में भेज देगा। वो क्या कराएगा, मैट्रिक्स में भेज देगा थ्रू इट्सेल्फ। क्योंकि ये जो कोएंजाइम क्यू मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये फ्लक्चुएट कर सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ये मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आइंस दे देगा इट्सेल्फ, क्योंकि ये हाइड्रोजन आइंस खाली खुद से नहीं जा सकते, इनको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है इनके, ठीक हो गया भाई। अब ये चलेगा किसकी तरफ, साइटो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में क्या क्या मौजूद है, B1 और C1, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, B1 की तरफ पहले इलेक्ट्रॉन आए, फिर B1 से किसकी तरफ आया इलेक्ट्रॉन, C1 की तरफ। याद रखना कि साइटोक्रोम B1 कैन ओनली एक्सेप्ट जस्ट वन इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम B1 कैन ओनली एक्सेप्ट जस्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, अब 4 होगा ना, 2 इस तरफ से आए थे, 2 इस तरफ से आए, तो हमें कितने चाहिए होंगे, 4। हमें 4 साइटोक्रोम B1, 4 साइटोक्रोम C1 चाहिए होंगे। 4 क्यों चाहिए, क्योंकि ये एक साइटोक्रोम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। कोएंजाइम क्यू ने एक साथ 4 कर लिए, 2 पहले कॉम्प्लेक्स से, 2 दूसरे कॉम्प्लेक्स से। लेकिन अब तीसरे कॉम्प्लेक्स पे जब हम आते हैं तो साइटोक्रोम B1 कैन ओनली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए इनको 4। साइटोक्रोम C1 कैन ओनली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनके लिए भी 4, ठीक है। तो 4 साइटोक्रोम B1 अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले कोएंजाइम क्यू से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, हमारे पास साइटोक्रोम C1 पे, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी डिस्कस हो गया। 3 के बाद हमारे पास कहाँ जाएंगे, हमारे पास साइटोक्रोम C पे। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम C है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम C, ये भी कोएंजाइम ही है। अब ये क्या कराएगा, ये हमारे पास इन चारों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इन चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा। ये भी कोएंजाइम क्यू की तरह इट कैन फ्लक्चुएट इन इनर मेम्ब्रेनस स्पेस और इन मैट्रिक्स, ठीक। अब ये क्या कराएगा, ये हमारे पास फिर इसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। किसको देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, कॉम्प्लेक्स 4, अगर हम कॉम्प्लेक्स 4 देखें तो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या क्या मौजूद है, इसको हम कहते हैं उसको कॉम्प्लेक्स 4 को कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि ये साइटोक्रोम C में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या कर रहा है, साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना भाई। साइटोक्रोम C को में से ये 4 इलेक्ट्रॉन अब ले लेगा ये कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या कर रहा है, साइटोक्रोम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि यार ये कैसे चक्कर है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो साइटोक्रोम C के अंदर बेसिकली हमारे पास साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, नाम का मतलब है कि वो साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर जो साइटोक्रोम मौजूद है वो साइटोक्रोम C भी है कि कौन सा साइटोक्रोम है, ठीक है। तो इसके अंदर खुद के अंदर, इस साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के अंदर
खुद के अंदर जो हमारे पास साइटोक्रोम मौजूद है वो है साइटोक्रोम A1 एंड साइटोक्रोम A3। A1 जो है ये पहले इसके पास क्या होता है, कॉपर आइंस साथ में लगे हुए होते हैं, इसके साथ इसके स्ट्रक्चर पे अटैच हुए हुए होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन, 4 साइटोक्रोम A1, ये 4 इलेक्ट्रॉन आए इसने कॉपर के पास, तो यानी कि 4 कॉपर, क्योंकि इसको आसान मैं कर दूं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 कॉपर, और फिर 1 कॉपर से हमारे पास कहाँ चला जाएगा, साइटोक्रोम A1 की तरफ। इसी तरीके से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो 4 दफ़ा साइटोक्रोम A1 मतलब यूज़ होगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि वी विल यूज़ 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कितने यूज़ होंगे, ये 4 साइटोक्रोम A1, ठीक हो गया। अब 4 साइटोक्रोम A1 से हमारे पास क्या होगा, 4 साइटोक्रोम A3 की तरफ ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब साइटोक्रोम A3 जो है इसमें भी सबसे पहले क्या होगा, इसके ऊपर क्या लोकेटेड होंगे, कॉपर। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहाँ जाएंगे, चारों इलेक्ट्रॉन्स 4 दफ़ा कॉपर पे जाएंगे, और फिर 4 दफ़ा कॉपर से 4 दफ़ा साइटोक्रोम A3 पे आ जाएंगे। अब ये जो है बाकी सारे में हमने कोई ऑक्सीजन का रोल देखा नहीं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे पास डायरेक्टली लिंक होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो अब जो होगा ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाएंगे, और फिर ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास किस फॉर्म में हो जाएगा, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास वाटर के अंदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन लेके वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो अब हमारे पास बारी आएगी कि ATP मिलेगी। अब सवाल तो ये हो गया कि भाई हमने पूरी चेन डिस्कस कर ली, यार बोलोगे सर आपने पूरी चेन डिस्कस कर दी, ATP तो मिली ही नहीं, पूरी चेन डिस्कस कर ली, सारे इलेक्ट्रॉन्स घुमा दिए, ATP कहाँ गई, ये ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो गया, ATP नहीं मिली, तो ATP अभी हम ढूंढते हैं, ठीक है। सो फॉर ATP प्रोडक्शन, अब साइंसदानों ने बोला यार हमने पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रेन ट्रांसपोर्ट चेन तो बता दी, ATP तो मिली ही नहीं, मतलब फ़ायदा क्या हुआ, मतलब स्टूडेंट्स बोलेंगे हमारे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, फीलिंग्स बदल गई, पूरी चेन पढ़ा दी, ATP नहीं मिली, फ़ायदा हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर साइंसदानों ने थ्योरियाँ दी, क्या हुआ, साइंसदानों ने क्या दी, थ्योरियाँ। अब थ्योरीज में क्या दिया कि भाई पहले इन्होंने दी केमिकल कपलिंग थ्योरी, केमिकल कपलिंग थ्योरी। केमिकल कपलिंग में हाई साहब ने बोला, साइंटिस्टों ने, कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो कोई हाई एनर्जेटिक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फिर वो जो है ना वो ATP प्रोड्यूस कर देता है। तो भाई मेरे भाई दुनिया जो है प्रैक्टिकल के ऊपर बेस करती है, उन्होंने जब सर्च किया नो प्रैक्टिकल एविडेंस, फेल। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने दी कीमो ऑस्मोटिक कपलिंग थ्योरी, कीमो, अच्छा नहीं, दूसरी है कन्फर्मेशनल चेंज थ्योरी, और कुछ नहीं मिलता तो भाई आ जाओ कन्फर्मेशनल चेंज करा दो, वाह भाई, कन्फर्मेशनल चेंज थ्योरी। कन्फर्मेशनल चेंज ने क्या बोला कि भाई जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो जब जिस कॉम्प्लेक्स पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होता है और जो कॉम्प्लेक्स जिस इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है उसके अंदर उस कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आ जाती है, कुछ क्रिस्टल में कुछ ऐसी कन्फर्मेशनल चेंज आती है जिसमें से ATP बनती है। नो प्रैक्टिकल एविडेंस भाई, मतलब ATP को तुमने वो इनर मेम्ब्रेन को तुमने फोल्ड कर दिया, क्रिस्टल को तुमने कन्फर्मेशनल चेंज दे दी और ATP आ गई, मतलब क्या, तो नो प्रैक्टिकल एविडेंस। अब फिर मतलब स्टूडेंट्स के जज्बातों के साथ खेला जा रहा, पूरी चेन पढ़ा दी, ATP नहीं मिली, फिर बोलेंगे यार 2 घंटे हो गए अभी तक ATP नहीं आई। फिर आया भाई एक बंदा था कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे कामयाब। इसमें क्या था कि इसमें हमने ये देखा कि मैंने जो इनिशियल आपको बात बताई थी कि मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आइंस थे, इन्होंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं 1 2 3 4, जब इस कॉम्प्लेक्स से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोएंजाइम Q की तरफ पास होते हैं, पहले से कोएंजाइम Q की तरफ, फिर जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं किसी तरफ, साइटोक्रोम C की तरफ, फिर जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से जो है ये हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर पास होते हैं, तो इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के दौरान में 1 3 4, जब इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के दौरान में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होता है आपस में इंटरमीडिएट्स के थ्रू, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जेटिक होते हैं।
वो क्या करते हैं, वो हमारे पास मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन आइंस को खींच के इनर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर लोडेड कर देते हैं, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर भर देते हैं। अब कितने हाइड्रोजन, सो पहला वाला जो है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये 4H पॉजिटिव आइंस जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स से लेके किसके अंदर जमा कर देता है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। ठीक हो गया भाई। तो दूसरे वाले ने क्या गुनाह किया है, आपने तीसरे वाले को भी पॉइंट आउट किया हुआ है, चौथे वाले को भी पॉइंट आउट किया हुआ है, तो दूसरे वाले ने क्या गुनाह किया है। सो दूसरे वाले के दौरान में भी जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे होते हैं उनकी जो फ्री एनर्जी चेंज आ रही होती है वो इतनी नहीं होती कि वो हाइड्रोजन आइंस को पंप कर सके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि हमें मसला क्या है, हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पंप कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मैंने क्या बताई थी मैट्रिक्स में ज़्यादा है, अब उनको पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है, हम वहाँ से हाइड्रोजन उसकी एनर्जी को यूज़ करके हाइड्रोजन को बाहर फेंक रहे हैं। तो जो एनर्जी चेंज इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर आ रहा होता है वो इतना नहीं होता कि वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को, इतना नहीं होता कि वो हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर फेंक सके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन की मूवमेंट नहीं कराता, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो होता है वो हाइड्रोजन की मूवमेंट नहीं कराता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आगे देता है कोएंजाइम Q को। ठीक हो गया। अब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए वो आगे जाके हमारे पास जो है वो एनर्जी के अंदर हेल्प रोल प्ले करेंगे, लेकिन खुद ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन को पंप नहीं करवा रहा। ठीक हो गया। अब मैं ये इसका रिलेशन भी मेरे को बताना, याद दिलाना है कि मुझे बताना है कि कितने हाइड्रोजन जाने पे कितनी ATPs मिलती है। ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से जब हाइड्रोजन पास हो रहे हैं साइटोक्रोम C पे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन और निकल गए। फिर जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑक्सीजन पे जा रहे होते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। कितने हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन। तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में कितना आ गए, 10H पॉजिटिव आयन। इससे क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में ट्रांसफर हो गई। अब वो क्या बोलेंगे, अब वो बोलेंगे अब हमें दोबारा मैट्रिक्स के अंदर जाना है, क्योंकि अब वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएंगे। मैट्रिक्स में से हमने 10H पॉजिटिव आयन खींच लिए, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो जो पांचवा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, पांचवा, जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेस, अब उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयंस जितने भी हैं ये कितने थे हमारे पास, 10H पॉजिटिव आयंस थे। तो अब फॉर सपोज ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास इस ATP सिंथेस के थ्रू नीचे आ जाएंगे। तो जब ये मूव कर रहे होंगे तो ये हमारे पास एनर्जी देंगे, जब ये मूव कर रहे होंगे तो ये हमारे पास क्या देंगे, एनर्जी देंगे। एनर्जी को ये ATP सिंथेस जो एक एंजाइम है, ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर अभी डिटेल में समझाना है, वो क्या करेगा, ATP सिंथेस वो उस एनर्जी को यूज़ करेगा, एनर्जी को यूज़ करके क्या करेगा, ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलाएगा और हमारे पास ATP दे देगा। ठीक है, ATP सिंथेस क्या कराएगा कि ये जो हाइड्रोजन आइंस अब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव हो रहे हैं वो अपनी क्या देंगे, एनर्जी देंगे। उस एनर्जी को ये ATP सिंथेस यूटिलाइज कराएगा और वो हमारे पास क्या बना देगा, ATP बना देगा बाय कंबाइनिंग ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो 10H पॉजिटिव आयन से हमारे पास कितनी ATP प्रोड्यूस होती है, 10H पॉजिटिव आयन से हमारे पास 3 ATP प्रोड्यूस होती है। ठीक है, 10H पॉजिटिव आयन से हमारे पास कितनी ATP प्रोड्यूस होती है, 3। ठीक हो गया भाई, समझ में आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये ATP सिंथेस काम कैसे करता है, खाली ये समझ लो स्टूडेंट्स, बस ये एंड होने वाला है हमारा चैप्टर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, टीचर्स ने तो भाई 15-15 दिन लगाए थे, मैंने 2 घंटे में ख़त्म कर दिया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अगर हम ये ATP सिंथेस का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, अगर आप इस ATP सिंथेस का स्ट्रक्चर को देखो तो इसको पहले आपको समझना है कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। एक सेकंड, आप इसकी लोकेशन यहाँ पे देखो, ATP सिंथेस। ठीक है, अब पार्ट जो है वो आपके पास किसको फेस कर रहा है, मैट्रिक्स को। एक पार्ट इसका किसको फेस कर रहा है, मैट्रिक्स को, और एक पार्ट किसको फेस कर रहा है, इनर मेम्ब्रेनस, इसको इनर मेम्ब्रेन को। ATP सिंथेस का अगर आप देखो तो कितने पार्ट हो गए,
दो पार्ट हो गए बेटा, एक किसको फेस कर रहा है, मैट्रिक्स को, एक किसको फेस कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन को, ठीक हो गया, और इनर मेम्ब्रेन से ऊपर इनर मेम्ब्रेनस स्पेस को। तो ये वाला जो पार्ट है, जो मैंने बनाया है, ये किसको फेस कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, जो ऊपर वाला पार्ट था इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे हमारे पास क्या है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, और ये हमारे पास ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है, और ये पार्ट मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ये पार्ट क्या है, मैट्रिक्स, ये पार्ट क्या है, इनर मेम्ब्रेन, जो कि मैंने ये दिखाया, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये पार्ट मैट्रिक्स, ये पार्ट मैट्रिक्स, और यही वाला जो पार्ट ऊपर की तरफ फेस कर रहा है वो कौन सी है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। इनर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर कितने हाइड्रोजन आइंस आ गए, 10H पॉजिटिव आइंस आ गए। अब ये जब 10H पॉजिटिव आइंस इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, तो जो एटीपी सिंथेस का पार्ट जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर लोडेड है, उसको हम कहते हैं FO पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, FO पार्ट। उस FO पार्ट के अंदर हमारे पास एक क्या होता है, एक हमारे पास सी शेप डिस्क होती है, सी शेप क्या होती है, डिस्क। इस इनर मेम्ब्रेन, इस FO वाले पार्ट में क्या होता है, सी शेप डिस्क होती है। उस सी शेप डिस्क के साथ, एक्चुअली सी शेप डिस्क क्या होती है, रोटेटर होती है ना, मोटर जो होती है ना, अब मोटर जैसे ये घूमती है, मोटर यूँ घूमती है, तो उस ये ऐसी मोटर है, मेरा हैंड क्या मोटर, ये घूमेगी, अपने साथ एक और एक रॉड लगी हुई होगी, उसको मूव कराएगी। तो ये सी शेप जो डिस्क है ये मोटर है, सी शेप डिस्क क्या है, मोटर है, इसके साथ एक रॉड लगी हुई होगी। रॉड क्या है, गामा चेन, गामा रॉड है, ठीक है, गामा चेन एक क्या है, रॉड, गामा एक वी कैन से एक चेन है जो कि क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, गामा सब यूनिट। अब ये गामा सब यूनिट क्या कराती है, इस FO वाले पार्ट को F1, ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, F1 वाले पार्ट के साथ लिंक करा रही होती है, ठीक हो गया, ये रॉड हो गई। अब रॉड के इर्द गिर्द में हमारे पास क्या होते हैं, 3 बीटा यूनिट, 3 अल्फा यूनिट। रॉड के इर्द गिर्द में हमारे पास क्या होते हैं, 3 अल्फा 3 बीटा, एक अल्फा दूसरा अल्फा तीसरा अल्फा, एक बीटा दूसरा बीटा तीसरा बीटा, तो 3 बीटा यूनिट 3 अल्फा यूनिट। काम जो है ना, काम वो सिर्फ किसका है, बीटा यूनिट का, ठीक है। सो वी विल डिस्कस बीटा यूनिट। अच्छा, हाइड्रोजन आइंस जब इससे मूव हो रहे होंगे तो ये क्या कराएंगे, वो इस रोटेटर को मूव कराएंगे, वो इस रोटेटर को क्या कराएंगे, मूव, वो इस रोटेटर को क्या कराएंगे, मूव। इस मूवमेंट से क्या होगा कि हमारे पास एटीपी सिंथेसिस होगी, कहाँ पर, बीटा वाले रीजन पे। इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, बीटा वाला रीजन। कैटालाइटिकली एक्टिव रीजन कौन सा है, बीटा वाला रीजन। सो वहाँ पर हमारे पास क्या होगी, वहाँ पे हमारे पास कैटालाइसिस होगी या एटीपी की सिंथेसिस होगी। अब हमें किसको देखना है, बीटा वाले रीजन को। इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट में बता देता हूँ, मुझे प्यास लग रही है।